अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहां ज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां ज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिमेनिंग पार्ट उसका डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी बात म्यूचुअल इंडक्शन से। तो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन क्या प्रोसेस है, इसको समझना है हमने। तो उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं दो कॉइल, जिनमें से एक कॉइल जो है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है और दूसरी कॉइल गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है। जो कॉइल बैटरी के साथ कनेक्टेड है उसको प्राइमरी कॉइल और जो गैल्वानोमीटर से कनेक्टेड है उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब रियोस्टेट की मदद से आप प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करेंगे और प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करने की वजह से प्राइमरी कॉइल जो है उसका फ्लक्स चेंज होगा। देखें ना, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है कि आप कितना करंट प्रोवाइड कर रहे हैं कॉइल को। जितना ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा जी, मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स निकलेंगी इससे। तो जब ये जो आपके सामने कॉइल है इससे निकलने वाली मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स चेंज होंगी, तो इसके सामने जो सेकेंडरी कॉइल पड़ी हुई है उससे पास होने वाली भी मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स बदलेंगी, यानी कि सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी चेंज हुआ। सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि एक कॉइल का करंट चेंज करने की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो बात कही वो क्या थी बेसिकली, कि प्राइमरी कॉइल का करंट जो है वो जितना ज़्यादा हम चेंज करते हैं उतना ही फ्लक्स चेंज होता है आपका, किसका जी, सेकेंडरी कॉइल का। प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, और कितना जी, एन एस यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इतने टाइम्स। तो यहाँ से एन एस फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी आ जाएगा। एम जो है वो आपका म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर यहाँ से आप सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, आपने देखा हुआ है, ई इज इक्वल टू ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। तो ये आपके पास हो जाता है जी ईएमएफ इंड्यूस। यहाँ से अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो आ जाते हैं जी एम इज इक्वल टू ई एम एफ ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। तो ये आपकी हो जाती है जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ से आप देखें इसका यूनिट भी मालूम कर सकते हैं। तो इसका जो यूनिट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो होता है जी वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। म्यूचुअल इंडक्टेंस का बता रहा हूँ यूनिट, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, जिसको आप हेनरी भी कहते हैं। इसको कैपिटल एच से शो किया जाता है। तो ये था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रोसेस। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो उस चेंज को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो पैदा हुआ। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है। ठीक है, जिसको हेनरी भी कहते हैं, जोसेफ हेनरी से ये निकाला गया। अब बात कर लेते हैं सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि ये एक कॉइल है आपके पास जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है और इसके साथ एक रियोस्टेट भी मौजूद है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। रियोस्टेट की रेजिस्टेंस चेंज करने की वजह से जो है कॉइल का करंट चेंज होगा। करंट चेंज होने की वजह से इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा और जब इसका फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो क्या किया है, रेजिस्टेंस चेंज की, रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट चेंज हुआ, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, और कितना हुआ जी, जितना ज़्यादा आप इसमें करंट चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा एन टाइम्स। तो यहाँ से एन फाई बराबर आ गया किसके जी, एल आई के। और एल यहाँ पे क्या है जी, सेल्फ इंडक्टेंस है। अगर आप ईएमएफ निकालना चाहते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसमें, जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है, ई एल लिख देता हूँ, ई एल इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ये आपके पास होता है जी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर यहाँ से आप सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो एल इज इक्वल टू, हाँ जी, ई एल ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी।
और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी है एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसका यूनिट भी वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर होगा और इसका यूनिट भी हेनरी ही होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं, जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है? इंडक्टर में एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड, किस में स्टोर्ड होती है? इन मैग्नेटिक फील्ड। और जो एनर्जी स्टोर होती है उसको मैग्नेटिक एनर्जी ही कहते हैं, ठीक है जी। ये है जी एनर्जी स्टोर। इसके डिफरेंट फार्मूला को डिस्कस कर लेंगे। तो एनर्जी का जो जनरल फार्मूला है वो है जी U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्केयर। यहाँ एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है और आई जो है वो करंट है। अगर यहाँ से आप देखें तो आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्केयर है। जितना ज़्यादा आई यानी करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, अगर सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट हो। अगर यहाँ पे आप सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं एक कॉइल की, तो उसका एक जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला आपके सामने आ जाता है। इसके लिहाज से क्वेश्चन भी आता है आपके पास। वो क्या है जी? सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर ए एल, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ लिया जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे किस तरह डिपेंड करती है, तो एन स्केयर के साथ इसका रिलेशन होता है। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से अगर बात करें मैग्नेटिक एनर्जी की, जो कि एनर्जी स्टोर हुई है, तो वो जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसका मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में क्या फार्मूला होगा? हाफ बी स्केयर ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल। ये ए एल क्या है? बेसिकली ए एल जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जो कि एनर्जी डेंसिटी होगी, तो हाफ बी स्केयर ओवर म्यू नॉट ए एल, और वॉल्यूम यानी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना था तो ए एल से डिवाइड कर दिया। तो एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी वो बराबर आ गई किसके जी? हाफ बी स्केयर ओवर म्यू नॉट। यानी एनर्जी डेंसिटी जो है आपकी, एनर्जी डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्केयर होती है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर कौन सी डिवाइस है? ये ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है जी। मैकेनिकल एनर्जी को किस में लेके जाती है जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी मैकेनिकली आपको क्या करना होता है कि ये जो जनरेटर है, मैकेनिकली आपने इसकी कॉइल को घुमाना है, या तो पानी को ऊपर से गिरा के घुमाना है, या जो है आप ये देखें कि हवा की वजह से इसको घुमाना है। तो डिफरेंट तरीकों से कॉइल को घुमाया जाता है मैकेनिकली। तो वो मैकेनिकली जब कॉइल घूमती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसका फ्लक्स चेंज होता है। हम देख चुके हैं जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल का, तो उसमें ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एसी जनरेटर होता है, इसमें जब आप मैकेनिकली कॉइल को घुमाते हैं तो उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है कॉइल में, ठीक है। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो बराबर होता है जी E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा? जब आपका एंगल बराबर होगा जी 90 डिग्री के, ठीक हो गया। तो E इज इक्वल टू ई नॉट निकाल रहा हूं, एन ओमेगा ए बी। जब साइन 90 पुट किया तो एन ओमेगा ए बी बच गया ना। तो यहां से जो ईएमएफ आ जाएगा, ये मैक्सिमम है ना, पीक वैल्यू है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो करंट की इक्वेशन भी लिख सकते हैं।
या पहले इसको आप ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर लें ताकि आपके पास जो है कंप्लीट इक्वेशन आ जाए। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी, ओमेगा की जगह 2 पाई पुट कर दिया, 2 पाई एफ पुट कर दिया ओमेगा की जगह। और इसी तरीके से अगर करंट की इक्वेशन लिखें तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट और ईएमएफ दोनों ही जो जनरेटर की मदद से जनरेट हो रहे हैं वो दोनों ही साइन के फंक्शन है। साइन के फंक्शन होने से क्या मुराद है, जब साइन जीरो होता है, साइन जीरो का मतलब होता है जीरो, ठीक है, तो साइन जीरो जीरो होता है यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब अगर जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, देखें जी, पहले जब साइन जीरो यानी एंगल जीरो है तो क्या होगा जी कि आपका जो वोल्टेज या ईएमएफ है वो भी जीरो होगा। फिर क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। और मैंने क्या बताया था कि पाई बाई 2 पे जाके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा यानी ई नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल होगा आपका वो क्या होगा जी, पाई बाई 2। फिर क्या होगा जी, वो वापस आएगा जब एंगल कितना हो जाएगा, पाई, ठीक है, जब एंगल कितना हो जाएगा, पाई, तो साइन पाई क्या होता है, वो भी जीरो होता है। देखें आपका वोल्टेज या ईएमएफ जीरो हो गया। फिर क्या होगा, मजीद एंगल बढ़ेगा और नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा, ठीक है, नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा। और नेगेटिव मैक्सिमम पे जब वो जाएगा तो एंगल कितना होगा यहाँ पे जी, 3 पाई बाई 2, 270, ठीक है, इस पे नेगेटिव मैक्सिमम होगा, माइनस होगा। उसके बाद फिर चलना शुरू होगा और जब ये एंगल हो जाएगा 2 पाई, एंगल कितना हो जाएगा जी, 2 पाई, तब फिर से ये जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन का फंक्शन है। ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ दोनों के लिए यही ग्राफ है। अब हम देख लेते हैं कि टाइम किस लिहाज से वेरी कर रहा होता है। तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पे एंगल पाई बाई 2 है, यहाँ पे एंगल पाई है, यहाँ पे एंगल 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पे 2 पाई है, इसी तरह आगे चलता जाता है। अब हम बात कर लें कि टाइम कितना होगा। यहाँ पे टाइम क्या था पहले शुरू में, ग्रीन से मैं सारा टाइम लिख रहा हूँ, यहाँ पे टाइम जीरो था। जब मैक्सिमम पे पहुंचा तो टाइम कितना गुजर चुका था, t/4। जब ये अपना एक लूप कंप्लीट कर चुका था तब टाइम कितना था जी, t/2। जब ये नेगेटिव मैक्सिमम पे था तब टाइम कितना था जी, 3t/4। और जब इसने पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया तो टाइम पीरियड कितना हो गया, t। तो ये आपने अच्छे से याद करना है एसी जनरेटर के हवाले से। अब चंद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज वैल्यू इन अ साइकिल जीरो होती है, क्योंकि देखें जब एवरेज वैल्यू आप लेंगे, एवरेज वैल्यू का मतलब है पूरे साइकिल की एवरेज वैल्यू। पूरे साइकिल में ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये तो प्लस वी है, और जब नीचे की तरफ आ जाएंगे आप वो क्या होगा, माइनस वी नॉट। और एवरेज वैल्यू ले लें डिवाइडेड बाय 2 तो जवाब क्या आएगा, जीरो। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन अ साइकिल जो है वो क्या होगी जी, जीरो होगी। अगर आप इफेक्टिव वैल्यू की बात करें, इफेक्टिव वैल्यू का भी सवाल आ जाता है कि इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जो वोल्टेज है वो उसकी आरएमएस वैल्यू कहलाती है, ठीक है। और करंट की भी जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो उसकी आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बराबर कब होगा, जब एंगल जो है वो 45 डिग्री का होगा, एंगल 45 डिग्री का होगा। और एंगल 45 डिग्री का जब होगा तो t/8 टाइम गुजरा हुआ होगा, ठीक है। आपने खुद देखा है जब एंगल 90 होता है, एंगल 90 होता है तो टाइम t/4 होता है, एंगल 45 है तो टाइम उस वक्त कितना होगा, t/8। पीक टू पीक का मतलब ये है कि ये आपकी है पॉजिटिव पीक और ये नेगेटिव पीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। ये होती है 2v0 के बराबर। सिर्फ पीक वैल्यू जो है वो v0 होती है, पीक टू पीक वैल्यू 2v0 होती है, यानी नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक तक। अगर आप वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होती है v0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लें तो 0.707 v0। अगर IRMS निकालना चाहते हैं तो I0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो कि होता है 0.707 I0। अब हम बात कर लेते हैं बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स की, ठीक है। तो जनरेटर्स में बैक मोटर इफेक्ट क्या होता है वो हम देख लेते हैं जी।
देखिए, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक कॉइल को रखते हैं, ठीक है, और कॉइल को रोटेट करते हैं। अब कॉइल फर्ज कर लें रोटेट कर रही है इसमें, ठीक है, कॉइल रोटेट कर रही है, फर्ज कर लें जी इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, कंसीडर कर लें पहले ये रोटेट कर रही है, कॉइल रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। पहले कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपने दी इसको मैकेनिकली, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लाते हैं ना, और बैक मोटर इफेक्ट जो है वो जनरेटर्स में होता है। अब एंटी क्लॉकवाइज तो पहले रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जरा उस पर तवज्जो करें। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो आपने क्या करना है, आपने फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी फेस पे और सी डी, इन पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आप अपनी फिंगर्स कर लें राइट हैंड की, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन जो है वो चूंकि इस साइड पे ए बी साइड पे नीचे की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन में आप कर लें अपना थंब, ठीक है, राइट साइड पे। ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी जी, करंट की डायरेक्शन। तो आपने राइट साइड पे क्या करना है, मैग्नेटिक अपनी फिंगर्स करनी है, और जो आपका थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में करना है। तो आपका जो पाम है वो किस तरफ होगा, पाम आपका आपको दिखाएगा, आपकी तरफ इशारा कर रहा होगा, यानी आपकी तरफ पाम जो है वो इशारा कर रहा होगा। तो इस फेस के लिए जो यहाँ पे मौजूद है, इस फेस पे जो फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी, इसलिए मैं डॉट बना रहा हूँ, डॉट होता है ना आउट ऑफ द पेज, तो इस फेस पे आउट ऑफ द पेज फोर्स लगेगी, ठीक है। अब दूसरे फेस की बात कर लेते हैं। दूसरे फेस पे क्या होगा कि आपने फिर से क्या करना है, ये ए बी के लिए, ये वाला जो है वो ए बी के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ सी डी के लिए। सी डी पे वही क्या होगा जी, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सी डी के लिए बना रहा हूँ। नॉर्थ से साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट किस तरफ है यहाँ पे सी डी फेस पे, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। जब आप नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर्स करेंगे और थंब को करंट की डायरेक्शन में करेंगे, तो आपका जो पाम है वो नीचे की तरफ, ठीक है, इन टू द पेज जो है इशारा कर रहा होगा, यानी इस पे जो फोर्स लगेगी वो इन टू द पेज लगेगी। अब देखें, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से, कॉइल के रोटेट करने की वजह से एक फेस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, एक फेस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, और ये रोटेट कर जाएगा। रोटेट तो नहीं करेगा लेकिन फोर्स तो लग रही है। रोटेट तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, जो इसको पहले घुमाया गया, लेकिन अब जो इस पे फोर्स लग रही है वो इसको क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो आपका एंटी क्लॉकवाइज टार्क था ना, पहले जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क था, अब एक और टार्क प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो जो टार्क है वो इस एंटी क्लॉकवाइज टार्क को अपोज कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो जो ये अपोज जो है, देख लें, ऑपोजिट टार्क जो इसके अंदर पैदा हुआ है, जो कि रोटेशनल मोशन ऑफ द कॉइल को रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसको कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट, ठीक है। एक क्या जी, ऑपोजिट टार्क इसमें पैदा हुआ है, विच अपोजेज द रोटेशनल मोशन ऑफ कॉइल, उसको कहते हैं जी बैक मोटर इफेक्ट, ठीक है। तो ये है बेसिकली बैक मोटर इफेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है डीसी मोटर। डीसी मोटर और एसी जनरेटर जो हैं, इनमें फ़र्क ये है कि आप एसी जनरेटर को ऑपोजिट डायरेक्शन में चला दें। यानी एसी जनरेटर में आप क्या कर रहे थे, एसी जनरेटर में आप मैकेनिकली कॉइल को घुमा रहे थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही थी। और उसमें क्या यूज़ हो रहा था जी, उसमें यूज़ हो रही थी स्लिप रिंग्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे यूज़ हो रहा था स्लिप रिंग्स,
जो एक दूसरे पे स्लिप करती थी। तो यहाँ पे जो डीसी मोटर है उसमें स्प्लिट रिंग्स इस्तेमाल होंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि एसी जनरेटर तो एक डायरेक्शन में चल रहा है, यानी मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। अब अगर इसका ऑपोजिट कर दिया जाए, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हो तो उसको डीसी मोटर कहते हैं। यानी एसी जनरेटर को ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाएं तो वो डीसी मोटर बन जाती है, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क में, ठीक है। वो डीसी मोटर कहलाती है। और डीसी मोटर में स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग्स यूज किए जाते हैं, जिसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम ये होता है कि फर्ज कर लें ये है साइकिल, जिसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अब जब पॉजिटिव वाली साइड जो है वो साइकिल गुजर चुका होता है और नेगेटिव पे जाना होता है, तो स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं, वो अपना कनेक्शन हट जाता है उनका, क्योंकि वो स्प्लिट है, एक दूसरे से अलग है। जब उनका कनेक्शन हटता है तो वो ये जो नीचे वाला नेगेटिव साइड वाला पोर्शन है इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसको ख़त्म कर देते हैं और हमें फिर से क्या देते हैं, पॉजिटिव साइड देते हैं। फिर नीचे वाली साइड को कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो स्प्लिट है ना, पूरा रिंग नहीं है। फिर इस तरीके से पॉजिटिव, इसलिए इसको कहते हैं डीसी मोटर, ठीक है जी। ये आपने अच्छे से याद रखना, क्योंकि वो हमेशा डायरेक्शन को क्या करते रहते हैं, रिवर्स करते रहते हैं। जब भी नेगेटिव वाला पोर्शन आने लगता है उसको रिवर्स करके वापस से पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये आपका जो है ना डीसी मोटर है, ठीक है। अब बैक ईएमएफ जो है ना इफेक्ट होता है मोटर्स के अंदर, ठीक है। बैक मोटर इफेक्ट जो है वो जनरेटर्स में होता है, बैक ईएमएफ जो है वो मोटर्स में होता है। अब बैक ईएमएफ से क्या मुराद है कि हम क्या करते हैं, मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज कर लें ये बैटरी है, बैटरी के साथ आपने लगा दी मोटर, एम लिख रहा हूँ मोटर। अब ये मोटर की कॉइल जो है ना घूम रही है, घूमती जा रही है। बैटरी का जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, जिसको आप कह लें, मैं इसको ईएमएफ से शो कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बैटरी का जो वोल्टेज है वो अप्लाइड ईएमएफ है, ईए, ठीक है। अब जब कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मोटर के अंदर, तो उस कॉइल के अंदर भी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसका फ्लक्स चेंज होगा। तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको मैं कह देता हूं ईआई, ठीक है। अब वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो तो अपोज करेगा किसको जी, अप्लाइड ईएमएफ को। ईआई अपोजेस अप्लाइड ईएमएफ ईए, ठीक है। तो ये जो ईआई है ना आपका, ये बैक ईएमएफ है। बैक ईएमएफ क्यों है, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है अप्लाइड वोल्टेज की निस्बत, ठीक है। तो ये बैक ईएमएफ है। और ये जो बैक ईएमएफ है, ठीक है, ये क्या करता है, अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता रहता है। जितनी ज़्यादा स्पीड से मोटर चलती है उतना ज़्यादा बैक ईएमएफ होता है, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ से इक्वेशन निकालना चाहें, अब क्या होगा, जबकि इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो चुका है, अब करंट जो है वो सिंपल V ओवर R नहीं होगा, क्योंकि V तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है ना, V अप्लाइड है, ठीक है। V में से आप बैक ईएमएफ को तो माइनस कर दें, क्योंकि बैक ईएमएफ ने उसका कुछ हिस्सा अपोज करके खत्म कर दिया, तो V माइनस ई ओवर आर होगा, ठीक है। तो यहां से आप अगर V निकालना चाहते हैं, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ठीक है। V जो है वो अप्लाइड है, ठीक है जी, और E जो है वो बैक ईएमएफ, ये आपने याद रखना है। अब होता यह है कि जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है, ये मोटर के बारे में बता रहा हूँ, जब भी मोटर स्टार्ट होती है तो बैक ईएमएफ जो है ना वो तकरीबन जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो करंट जो है उस टाइम पे बहुत लार्ज पास करता है, क्योंकि बैक ईएमएफ तो है ही नहीं, रोकने वाली चीज जो है वो तो मौजूद है ही नहीं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अच्छे से करंट फ्राहम करता है। जैसे ही मोटर स्पीड अप होती है तो बैक ईएमएफ इंक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, जैसे ही मोटर स्पीड अप होती है तो बैक ईएमएफ क्या करता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बैक ईएमएफ इंक्रीज करता है तो करंट जो है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाता है, कम से कम होता जाता है। ठीक है, करंट कम से कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी करंट इतना होता है कि वो कॉइल को घुमा सके, कॉइल में टार्क प्रोड्यूस कर सके और उसके जो फ्रिक्शन लॉसेज हैं उन पे ओवरकम कर सके। अगर आप मोटर को क्या कर दें, ओवरलोड कर दें, ओवरलोड करेंगे तो मोटर जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब मोटर स्लो होगी तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बैक ईएमएफ उतना ही ज्यादा होगा जितनी फास्ट मोटर घूम रही होगी। जब आप मोटर को क्या कर दें, ओवरलोड कर दें, ओवरलोड कर दें तो बैक ईएमएफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बैक ईएमएफ डिक्रीज करेगा तो करंट फिर से क्या हो जाएगा, लार्ज होता जाएगा, क्योंकि बैक ईएमएफ यानी रोकने वाला इफेक्ट तो है वो कम होता जा रहा है। तो वो मोटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा करंट जो है ना बैटरी से जो है ना वो खींचेगी। जब ज्यादा से ज्यादा करंट खींचेगी, लेकिन मोटर तो आपकी स्लो चल रही है, वो इतनी तेज चल नहीं पा रही क्योंकि आपने उसको ओवरलोड किया हुआ है, तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। जब आप लोड इतना ज्यादा बढ़ा दें कि लिमिट से भी ज्यादा हो जाए तो वो मोटर जो है वो बर्न आउट हो सकती है, क्योंकि वो करंट तो ज्यादा ले रही है लेकिन वो मोटर को उतनी स्पीड से घुमा नहीं पा रही। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं करंट की। दो तरह के करंट होता है, दो तरह का करंट होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, पॉजिटिव पीक भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो ये जो है अल्टरनेटिंग करंट ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, जबकि आपका जो डायरेक्ट करंट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आपका एसी करंट है ये ट्रांसफार्मर में वर्क करता है, वर्क विथ ट्रांसफार्मर, जबकि आपका जो डीसी करंट है यानी डायरेक्ट करंट है वो ट्रांसफार्मर में वर्क नहीं करता, डज नॉट वर्क विद ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वो एसी के लिए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंद एक छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं जी, रेक्टिफायर के ज़रिए, और डीसी को एसी में किस तरीके से लाते हैं, एलसी ऑसिलेटर के ज़रिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि क्या है जी, ट्रांसफार्मर। चलें जी देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। एक ऐसी डिवाइस है जो कि वोल्टेज या करंट लेवल को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अल्टर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, डिवाइस दैट alters the voltage और करंट लेवल। ठीक है, तो ये सिर्फ वोल्टेज और करंट लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करती है, इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर में एक मटेरियल लगा होता है अंदर की तरफ जिसके ऊपर जो उसकी वायर्स हैं वो लपेटी होती हैं, उस मटेरियल को कहते हैं कोर। अब कोर जो है वो लैमिनेटेड होता है, यहाँ पे बना के बता देता हूँ। ये मटेरियल होता है सेंटर में और इसके गिर्द जो है वो दोनों साइड पे वायर लपेटी हुई होती है। ठीक है, अब ये जो कोर है ये क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके दो काम होते हैं। ठीक है, दो तरह का कोर होता है, एक तो
स्लाइस्ड लैमिनेटेड कोर होता है। इसका क्या फंक्शन होता है मैं बताऊंगा। एक तो स्लाइस्ड लैमिनेटर कोर होता है, लैमिनेटेड कोर, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एडी करंट को रिड्यूस करना, टू रिड्यूस एडी करंट्स। ठीक है जी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है, हालांकि इंसुलेटिंग ये जो कोर मटेरियल इंसुलेटिंग होता है, तो बाज़ औक़ात इसमें करंट आ जाता है, एडी करंट उसको कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है वो होता है जी, वो बना होता है किसका जी, सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन से मुराद ये है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है कि जिसका हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है वो कम होता है, यानी वो मटेरियल जो जल्दी से मैग्नेटाइज और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए उसको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो और ये किस लिए होता है, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, ये हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, इसकी वाइंडिंग्स कैसे होती हैं। तो देखते हैं जी वाइंडिंग्स। फर्ज कर लेते हैं ये उसका कोर मटेरियल है, और इसके एक साइड पे एक कॉइल होगी, दूसरी साइड पे दूसरी कॉइल होगी, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में जो है वो दो कॉइल्स मौजूद होती हैं। ठीक है। तो पहले एक कॉइल की बात कर लेते हैं जिसको हमने वोल्टेज भी अप्लाई करना है, प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है। वो ये कॉइल है, एक ये कॉइल है। ठीक है। और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं वो NP, यानी प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स। इसी के साथ दूसरी साइड पे दूसरी कॉइल होती है। ठीक है। जिसके साथ इसका जो वोल्टेज है वो VS होता है, जो हमें मिलता है बड़ा हुआ या कम हुआ हुआ। ठीक है। वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है। और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं सेकेंडरी कॉइल की, उनको NS से शो करते हैं, और इसका जो करंट होता है उसको IS से शो करते हैं। इसी तरीके से जो प्राइमरी कॉइल का करंट होता है उसको IP से शो करते हैं। ठीक है। और ये जो कॉइल्स हैं ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है आपस में, नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। ठीक है। बट इलेक्ट्रिकली तो कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं, बट कनेक्टेड मैग्नेटिकली। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। ठीक है। मैग्नेटिकली ये कनेक्टेड होती हैं और इनका जो प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। दो कॉइल्स है ना, एक कॉइल का करंट चेंज करने की वजह से दूसरे में EMF इंड्यूस हो जाएगा। इनका जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है। अगर बात करें इसके सिंबल की, तो सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। सेंटर में दो लाइंस। ठीक है। ये इसका सिंबल होता है। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये पावर लेवल, एनर्जी लेवल और फ्रीक्वेंसी लेवल को वेरी नहीं करता। ठीक है। इट डज नॉट वेरी, इट डज नॉट वेरी पावर लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल और फ्रीक्वेंसी। इन तीनों चीज़ों पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालता, इनको अल्टर नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज और करंट लेवल को अल्टर करता है। तो चलें बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। तो टाइप्स दो हैं इसकी, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। पहले बात कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऐसा ट्रांसफार्मर
कि जिसमें सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा हो। कैसे जी? या बना के बता रहा हूँ। फर्ज कर लें ये प्राइमरी कॉइल है NP और ये NS यानी सेकेंडरी कॉइल है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको टर्न्स रेशो बता रहा हूँ। टर्न्स रेशो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NS थोड़ा सा जगह रख के लिखता हूँ, ज़रा देखें। ये टर्न्स रेशो होती है जी NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP इज इक्वल टू IP ओवर IS। तो ये टर्न्स रेशो होती है। टर्न्स रेशो के लिहाज से देखा जाए, अगर NS इज ग्रेटर देन NP है तो यानी कि सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा है, तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज भी प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से क्योंकि देखें नंबर ऑफ टर्न्स का वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन करंट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो करंट क्या होगा इस सूरत में? करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा होगा। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मैं इनको अलहदा कर देता हूँ। ये टर्न्स रेशो है आपकी। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसने वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया है, यानी सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि पावर लेवल सेम होगा। जितनी इनपुट पावर होगी उतनी ही आउटपुट पावर होगी। क्यों? क्योंकि जितना वोल्टेज बढ़ता है उतना ही करंट कम हो जाता है और पावर बराबर होती है P इज इक्वल टू VI। तो वोल्टेज बढ़े और करंट कम हो तो प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, यानी पावर लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो इस सूरत में जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल है वो थिक बनाई जाती है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो कम होती है। ठीक है, RS इज लेस देन RP। सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस से कम होती है। अगर बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी जो है वो बराबर होती है जी आउटपुट पावर यानी VSIS ओवर इनपुट पावर यानी VPIP मल्टीप्लाई बाय 100। ये होती है जी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो वो अगले पेज पे कर लेते हैं। तो अगर बात करें जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो उसका क्या फंक्शन होना चाहिए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसकी प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जबकि सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं वो कम होती हैं। ठीक है, NP NS, और इस सूरत में क्या हो रहा है कि NP इज ग्रेटर देन NS, यानी आप कह लें कि NS इज लेस देन NP। एक ही बात है ना, सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम है। अगर सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो टर्न्स रेशो की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज होगा वो भी प्राइमरी कॉइल से कम होगा, यानी प्राइमरी कॉइल पे आपने जो वोल्टेज दिया था अब सेकेंडरी कॉइल पे आपको कम वोल्टेज मिल रहा है, यानी स्टेप डाउन हो गया। और इस सूरत में करंट क्या होगा कि सेकेंडरी कॉइल का जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल के करंट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो इस सूरत में भी जो पावर लेवल होगा वो सेम रहेगा। ठीक है जी, कि पावर इनपुट जितनी थी उतनी ही पावर आउटपुट होगी, क्योंकि पावर बराबर होती है VI के। जितना आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं उतना ही करंट कम हो जाता है। और इस सूरत में क्या हो रहा है कि वोल्टेज अगर कम हो रहा है, क्योंकि स्टेप डाउन है ना, वोल्टेज जितना कम हो रहा है उतना ही करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, और पावर क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है ये आइडियल ट्रांसफार्मर की होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर
चलें जी, ये बात होगी। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इस सूरत में जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस है वो प्राइमरी कॉइल से कम होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। मेरे ख्याल में जो हमने इसमें लिख दिया है वो थोड़ा सा ऑपोजिट लिख दिया है। ये जो आपका होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, यानी कि प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस जो है वो सेकेंडरी कॉइल से कम होती है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस जो है वो प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस से कम होती है। और इस सूरत में भी आप क्या बताएंगे कि प्राइमरी कॉइल की जो वायर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, सेकेंडरी कॉइल की जो वायर है वो क्या बनाई जाएगी, थिक बनाई जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, सेकेंडरी की जो वायर है स्टेप डाउन में वो थिक होती है, लो रेजिस्टेंस वाली। और इस सूरत में सेकेंडरी की जो वायर है, या आप कह लें प्राइमरी की, क्योंकि इसमें प्राइमरी की कम है ना, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि प्राइमरी की वायर जो है वो थिक है, प्राइमरी की वायर जो है वो थिक है और उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपने अच्छे से याद रखनी है। और ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।